भारत समाचार। अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अब पहले और दूसरे चरण के मतदान को बहुत थोड़ा वक्त बचा है। 19 तारीख को पहले चरण का मतदान होगा और 17 को प्रचार समाप्त होगा। 26 को दूसरे चरण का होगा, 24 को प्रचार कार्य समाप्त होगा। यानी अब वक्त ज़्यादा नहीं है। ऑलमोस्ट 12 दिन के अंदर दोनों फेज के वोट पड़ जाएंगे। दोनों फेज मतलब 8 + 8 16 सीटें। और तीसरे की तैयारी है जो बरेली रेंज की तरफ, आगरा की तरफ चुनाव होना है, वो तीसरा चरण अलग से अब उसकी भी शुरुआत मानिए। क्या चल रहा है इस इलाके में, किस समस्या से एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस जूझ रहा है? दोनों की एक कॉमन समस्या है। क्या है वो कॉमन समस्या? और इस वक्त पश्चिम उत्तर प्रदेश की इन 16 सीटों पर मूड क्या है? रुहेलखंड में क्या चल रहा है? सेंट्रल यूपी में क्या चल रहा है? ईस्ट यूपी में क्या माहौल है? ब्रज क्षेत्र के क्या हाल हैं? आज पूरी और खुली चर्चा इस डिबेट में हम करने वाले हैं। बहन भाइयों, 16 सीट के चुनाव को महज थोड़ा सा वक्त शेष बचा है। 19 और 26 उत्तर प्रदेश की इन 16 सीटों पर मतदान होने जा रहा है। एक समस्या है जिससे भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक साथ पीड़ित है। दोनों की प्रॉब्लम एक है, दोनों को एक ही बीमारी डायग्नोस हुई है। क्या? गुटबाजी, आपसी कलह, मारकूट और टिकटों के वितरण को लेकर बवाल। इस समस्या से दोनों दल बहुत बुरी तरह से पीड़ित हैं। क्यों पीड़ित हैं? क्योंकि बड़े बड़े दिग्गजों के टिकट कटे। बहुत बड़े बड़े लोगों ने अरमान पाले थे कि उनको टिकट मिलेगा। यहां समाजवादी पार्टी ने एक फार्मूला निकाला, दे कर काटा, और बीजेपी देने के बाद सन्नाटे में बैठी है, विरोध अलग हो रहा है। आप बरेली में देख लें, आप मुजफ्फरनगर देख लें, आप बागपत की तरफ देख लें, कहीं भी देखें, उधर दूसरे जिलों में भी यही हाल मचा हुआ है। यह असमंजस की स्थिति क्यों है? कार्यकर्ता और पार्टी बेहद परेशान है। समाजवादी पार्टी तो विशेष तौर पर पीड़ित है, और भारतीय जनता पार्टी जिसके यहाँ अनुशासन नंबर 1 पर हुआ करता था, उनके यहाँ भी लड़ाई सड़क पर होने लगी। बरेली का वीडियो वायरल हुआ, मुजफ्फरनगर में जो हो रहा है वो भी सामने है। बहनों भाइयों, इस बार के चुनाव में एक अंतर है। अंतर क्या है? आप भी शायद उसको महसूस कर रहे होंगे। इस बार तापमान चुनाव का उतना पहुंच नहीं रहा जिस डिग्री सेल्सियस पर चुनाव हुआ करते हैं। न वो जोश दिख रहा है, न वो उमंग, उत्तेजना, उत्साह और उत्कंठा, ये सब इस बार के चुनाव में मिसिंग है। उस हाई डिग्री पे नहीं है जिस हाई डिग्री पर कम से कम उत्तर प्रदेश में तो चुनाव हुआ करते। इस बार विचारधाराओं से अधिक आपसी कलह बहुत मची हुई है, और इससे कोई अछूता नहीं है। सबको टिकट चाहिए, लेकिन पार्टियों के पास टिकट होता है एक। कोई अपने गुट को लड़ाना चाहता है, कोई अपने गुट को लड़ाना चाहता है। लखनऊ किसी को लड़ाना चाहता है, दिल्ली किसी को चाहता है, सर्वे किसी का आ रहा है। इसी में अपने पुराने सांसदों को भी टिकट देना है। इन समस्या से पीड़ित है हर पार्टी। लेकिन बहनों भाइयों, ये गुटबाजी कई बार उन पॉलिटिकल पार्टियों को बहुत भारी पड़ जाती है जो जीतने के एकदम मुहाने पर खड़े होते हैं, और ये उनको बहुत नुकसान दे जाता है। कभी कभी इतना नुकसान दे जाता है कि ये सीटें वो अपनी खो देते हैं। और इस बार सबकी लड़ाइयाँ खुली हुई हैं, कोई किसी का अनुशासन और डर ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो इन 16 सीटों पर माहौल क्या है, किन मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहा है? बहनों भाइयों, काफ़ी वक्त के बाद मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इस बार ग्राउंड पर मुद्दों की आहट अधिक है। यानी जो पब्लिक के कोर इश्यूज हैं, किसी भी आप पब्लिक ओपिनियन शोज में जाइए, डिबेट शोज में जाइए, जो जनता के बीच हो रहे हैं, और जब आप देखेंगे और उनसे बात करेंगे, हर व्यक्ति अपने मुद्दे को लेकर बात करता है।
शांति, सुरक्षा, समृद्धि, शिक्षा और सेहत, और इसके बाद रोजगार। ये कोर इशूज जो जनता के हैं, इस बार इस पर चर्चा हो रही है। जैसे पश्चिम में कानून व्यवस्था पर चर्चा है, सिक्योरिटी पर चर्चा है। क्यों है? क्योंकि वहाँ समृद्धि है। तो लोगों को अपनी प्रॉस्पेरिटी बचानी है, तो लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए। इन सब मुद्दों का पर भी बड़ी चर्चा है उधर। इन चर्चा के बीच जनता की ओपिनियन क्या है? अपनी गुटबाजी, कलह और आपसी खेमाबंदी से पार्टियां कैसे लड़ रही हैं, इन सब मसलों पर आज खुली चर्चा करने वाले हैं। आप कुछ स्टेटमेंट सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। तात्कालिक नाराजगी और एक स्थानीय मुद्दों को लेकर कोई नाराजगी थी, अब कोई नाराजगी नहीं है। जब उसका अधिकार बनता है कि हम चुनाव लड़ते हैं, हमारे बात नहीं सुनी जा रही, तब नाराज होना स्वाभाविक होता है। समझती हूँ कि किसी रणनीति के तहत ही सीटें चेंज करी जा रही हैं और हमारा मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें गठबंधन और समाजवादी पार्टी जीते। गठबंधन जीतेगा 80 में। आप देखना इनकी तरफ झूठ की बात इतना, इस बार का जो परिणाम आने वाला है, आम जनता चुनाव लड़ रही है, आम जनता समर्थन कर। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समीर सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, दीपक रंजन समाजवादी पार्टी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, हेमंत तिवारी जाने माने पत्रकार, केपी मलिक जी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद मेरे साथ इस परिचर्चा का हिस्सा बनने के लिए। बहनों भाइयों, आज की डिबेट में एक खास बात दिख रही है कि जितने भी अलायंस हैं वो सब अपने अपने ड्रेस में आए हैं। जैसे एनडीए का अलायंस है तो अपने एक कुर्ते में आए हैं, और जो ये इंडिया अलायंस वाले हैं ये एक ड्रेस में आए हैं। इनका ड्रेस है ब्लैक एंड वाइट, और बीजेपी वालों का आज का ड्रेस है, कुर्ता है इनका पीला। हालांकि दो हमारे पत्रकार हैं, ये अलग अलग कपड़ा पहन के आए, मैं तो अपने कपड़े पहन के आता हूँ। वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर समीर सिंह मेरे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। समीर जी, मुझे आप बताइए, ये जो आपकी पार्टी में गुटबाजी हो रही है, इसके वीडियो बड़े सार्वजनिक हैं। आप तो कह रहे थे कि आप पार्टी विद ए डिफरेंस और बड़ी अनुशासन वाली हैं, आपके यहाँ तो सड़कों पे लड़ाई हो रही है, ये क्या है? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, हमको लगता कहीं गलत जानकारी आपको मिली है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ता होता है। हमारा नेता और कार्यकर्ता तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को जिताने में लगा है। जहां गुटबाजी है वहां की चर्चा आपने नहीं किया। मैं बीजेपी के प्रवक्ता होने के नाते आपको विश्वास के साथ कहता हूं कि पहली बार ये उदाहरण प्रस्तुत हुआ कि प्रयाग के अंदर अभी कल पार्टी ने इलाहाबाद का टिकट बदला और रीता बहुगुणा जोशी सीनियर लीडर हैं, उन्होंने नीरज त्रिपाठी को जाके उनके घर तिलक लगा के उनको बधाई दी। वीरेंद्र सिंह मस्त से आज नीरज शेखर दिल्ली में मिले, कहेंगे तो आपको मैं फोटो दे दूंगा। उन्होंने आशीर्वाद दिया और उनको पूरा समर्थन देने की बात कहाँ ले गए? मैं जो बात आपने कहा मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूँ। रही बात आप जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दल के साथ हमारा प्रचार चल रहा। क्या ये मुझे बताने की आवश्यकता है कि संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच क्या चल रहा है? कोई नहीं, आज ही वो दोनों लोग। संगीत सोम का कहना है कि संजीव बालियान गुंडे पालते हैं, बदमाशी कराते हैं। ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा ओपन स्टेटमेंट है। नहीं, कहीं नहीं है, वो कहीं आपको भ्रम हुआ होगा। आज दोनों लोग एक ही साथ मंच पे थे, कल माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दोनों लोग एक ही साथ मंच पे। सब लोग देखिए, भारतीय जनता पार्टी आपके पास में करीब 6 महीने से डिबेट कर रहा हूं और एक ही बात कहता हूं। जब आप प्रत्याशी पूछते थे कब घोषित करेंगे, तो मैं कहता था कि प्रत्याशी घोषित है, नरेंद्र मोदी और कमल का फूल। सारे लोग कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी को जिताने के लिए काम कर रहे हैं, 400 पार की योजना में काम कर रहे हैं। और जिन 16 सीटों की वाले ये आपकी बात क्यों नहीं समझते हैं? वहां तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष तक का घेराव हुआ। नहीं, संतोष गंगवार जी निरंतर प्रचार में लगे हैं। हमारे यहाँ लोकतंत्र, ब्रजेश जी, आप उनकी बात क्यों नहीं करते? आ रहा हूं, आप मुझसे पूछताछ होगी। नहीं, हमारे यहाँ लोकतंत्र, हमारे यहाँ कहीं किसी के मन में असहमति है तो वो हमारे अध्यक्ष से, हमारे संगठन मंत्री से, हमारे जिला अध्यक्ष से, हमारे मुख्यमंत्री से, हमारे मंत्री से अपनी बात कहता है। आपके पूर्व विधायक आपके केंद्रीय मंत्री को गुंडा कह रहा है कि गुंडा पालता है वो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, मैं दावे के साथ कहता हूँ, सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रचार में हैं, कमल के फूल में हैं, कमल के फूल के प्रचार में हैं। और 16 की 16 सीटें भारतीय जनता पार्टी पहले और दूसरे चरण की जीतेगी, ये मैं आपको आज यहाँ विश्वास दिला के जाता हूँ। फिर 4 के बाद आपको
ओबीसी जो है ये नाराज है, बता रहे हैं। कहाँ राजपूतों की 24 सरदाना की वाले चक्कर में वोट पड़े नहीं हैं देंगे, ब्रिजेश खतौली वाले। जी। ब्रिजेश जी, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरे उत्तर प्रदेश का प्रत्येक समाज है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। जाति की सीमा टूटी है, 19 में भी टूटी थी। मैं तो पूछ रहा हूं कि जो यादव में ही यादव नहीं तय कर पा रहा है, अखिलेश यादव बताए ना परिवार की सीट नहीं तय कर पा रहे, शिवपाल यादव बदायूं लड़ेंगे क्या, डिंपल यादव मैनपुरी लड़ेंगी क्या, कन्नौज कौन लड़ेगा, धर्मेंद्र यादव इधर से उधर घूम रहे थे, आजमगढ़ में जाके प्रचार कर रहे हैं, अभी फिर न कल सीट बदल दी जाए इसकी कारण। जो यादव में यादव का नहीं तय कर पा रहा है वो 80 अच्छा, सीट ये क्या सहारनपुर लड़ेगा? में एक जगह है ननौता, नाम सुना है? जी, मैं सहारनपुर घूमा हूँ, सब जगह बता ये ननौता में क्या चल रहा है आपके साथ? कुछ नहीं चल रहा है विजय जी। कम से कम 20,000 छतरी वहाँ इकट्ठा हुए, हम आपके खिलाफ सहारन- पंचायत किए हम हैं। सहारनपुर और को कल शायद बड़ी- मुख्यमंत्री जी वहाँ जा रहे हैं, सभा करेंगे। ब्रिजेश जी, कल मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं। हम सहारनपुर को बड़ी बहुमत के साथ जीतेंगे। हमने सहारनपुर से मंत्री दिया है, ब्रिजेश सिंह जी हमारे सरकार में मंत्री हैं, हमारे तो ये सैनी फिर इतनी समाज बड़ी के मंत्री महापंचायत हैं। कैसे हो गई आपके नहीं, देखिए खिलाफ? महापंचायत कोई कर रहा होगा, मैं इसमें कोई आपत्ति थोड़ी दर्ज करता। भारतीय जनता पार्टी को सबका साथ मिल रहा है, हम बड़ी बहुमत के साथ जीतेंगे। जी। 16 की 16 सीटें जीतेंगे, एक भी सीट ऐसी नहीं होगी जो नहीं जीतेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी बिना ने सभा संगीत किया। सोम को मनाए आप मुजफ्फरनगर नहीं, कैसे संगीत जीतोगे? से हम नाराज ही नहीं है। कौन कहता नाराज है? आज ही प्रचार कर रहे थे, आज ही वो प्रत्याशी के साथ घूम रहे थे। कहीं ना कहीं विरोधी ऐसे भ्रम फैला रहे हैं, ये बहुत पहले से ऐसे भ्रम फैलाते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऑल राइट, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन को इस डिबेट में आमंत्रित करता हूं। दीपक जी, आपका शुक्रिया, धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके यहाँ गुटबाजी अभी बंद नहीं हुई, और आज तो मैंने मौलाना तौकीर रजा का स्टेटमेंट सुना, वो तो बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी RSS की बी टीम है, और आपके यहाँ आपकी पार्टी मुरादाबाद में वर्टिकली डिवाइडेड है, रामपुर में वर्टिकली डिवाइडेड है। आपकी पार्टी के प्रत्याशी को सपा के ही नेता सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, खिलाफत कर रहे हैं। इस गुटबाजी और कलह का कारण? विजय जी, आप सभी को पावन चैत नवरात्रि और ईद की दिली मुबारकबाद। आप लोगों को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। देखिए, आज अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बड़े भाई समीर सिंह जी कोई भ्रम की बात कर रहे थे। हकीकत में भ्रमित कोई नहीं है, भ्रम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पाल रखा है। आज की तारीख में पश्चिम से लेकर के और उत्तर से लेकर के दक्षिण से लेकर के चारों तरफ आज माहौल इनके खिलाफ है। अभी इस माहौल को ये भाप नहीं पा रहे हैं। आज की तारीख में माहौल जो है वो अंडर करंट जो है वो इनके खिलाफ है। अब ये कहने को कुछ भी कह दें, लेकिन ऑन एयर जो चीजें हैं, जो चीजें दिख रही हैं सामने, उन चीजों से कोई नकार मुझे नहीं अपने सकते। पार्टी के भीतर जो ये गुटबाजी जिसका जिक्र देखिए मैंने ब्रिजेश किया, जी, उस पर स्थिति स्पष्ट करिए। ब्रिजेश आप जी, बीजेपी से बाद में लड़ेंगे, पहले खुद से लड़िए। ब्रिजेश जी, ये मुरादाबाद की अगर आप बात कर लें तो ST हसन साहब ने स्पष्ट बाइट में कहा, अपने इंटरव्यू में कहा कि समाजवादी पार्टी मेरी मदर पार्टी है, मैं इसका विरोध में कैसे कर सकता भैया, हूं? मदर पार्टी पर हेमंत जी मुझे बता रहे थे ST हसन रुचि वीरा के लिए निकल ही नहीं रहे। नहीं निकलेंगे। देखिए, ऐसा नहीं है कि निकलेंगे नहीं और निकल नहीं, लेकिन कहीं उनका कहीं विरोध कहीं उत्पन्न हुआ हो, या उन्होंने कहीं विरोधाभास उत्पन्न किया हो, या कहीं उन्होंने विरोध में कोई तो ऐसा पर सपोर्ट भी तो नहीं कर रहे हैं। स्टेटमेंट दिया है। सपोर्ट भी तो नहीं कर रहे हैं आपका। देखिए, आप भी जानते हैं कि अभी तक जो है उनका रोजे से थे वो, और मस्जिद में रह करके अपना रोजा मनाते हैं वो, और आज ईद का त्योहार है। तो भैया, चुनाव कौन लड़ाएगा? कल परसों से निकलेंगे वो। आज कितनी तारीख है? निश्चित आज 12 तारीख, 11 तारीख हो गई। और वोट किस दिन पड़ेगा? वहां पे 19 तारीख को पढ़ना है, यानी 6 दिन बचा है, 7वें दिन तो वोटिंग ही है। देखिए जिसको फोन के द्वारा कहना है, जिसको जैसे कहना मतलब है, इतने वो बड़े आदमी नेता को- फोन कर देंगे सबको तो वोट नहीं, जीत निकलेंगे जाएंगे कल वो। से। आप देखिएगा कल कितने से बड़े निकलेंगे, नेता हैं कल वो? से वो निकलेंगे। देखिए और रामपुर में कहाँ कौन एक दिक्कत है, आप सपा का बताइए। नेता आपके प्रत्याशी के मौलाना के साथ गाड़ी पर बैठने को तैयार नहीं देखिए है। वहां पर एक नेता। वहां पर देखिए विजय जी, और अगर है तो मुझे दिखाओ। समाजवादी पार्टी ने इतना अच्छा आजम प्रत्याशी खां वहां खुला पर- विरोध कर रहे हैं। अब आजम खान साहब का उनका पूरा आशीर्वाद उनके ऊपर है। और आपने देखा होगा कि वहां पे रामपुर में समाजवादी पार्टी ने इतना अच्छा प्रत्याशी वहां पे उतारा है। ये पार्लियामेंट के जो है मौलाना है, मौलवी हैं और मुतवल्ली हैं, और वो जो है डॉक्टर विजय नहीं, गुटबाजी पहले बीजेपी से तो बाद में लड़ोगे, पहले तो अपने यहाँ लड़ो। कहीं कोई गुटबाजी नहीं विजय जी। आज ये तो 400 पार की बात कर रहे हैं, ये अपनी 80 की 80 ओके, की एक बात कर रहे अंतिम हैं। सवाल ये है कि प्रचार करने का इरादा है या वो भी नहीं करोगे, भूल गए हो प्रचार भी करने? क्यों नहीं, कल से अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कल जा से? रहे हैं। कल पीलीभीत का कार्यक्रम है, परसों बिजनौर का है, नगीना का है। देखिए, 8 हम में लोग से 7 सीटें आप लड़ रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, हम आपको बता दें कि हम लोग
बाजा गाजा बजा करके और झूठा प्रचार नहीं करते। भैया ऐसे ही इनोवा में डीजल भरा के चले जाओ तब भी तो नहीं जा रहे। हम लोग लोगों के बीच में जा रहे हैं। आप एक एक कार्यकर्ता जो लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों का दुख दर्द समझ रहा है, पीडीए की आवाज बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। ये सिर्फ जुमलेबाजी कर रहे हैं अपना मन सजा करके। मैं अंशु अवस्थी को इन्वाइट करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अंशु, आपका स्वागत। मैं जानना चाहता हूं कि आप पिछली बार डिबेट में आए थे तो आप मुझसे 2 वायदा करके गए थे जो आज तक आप पूरा नहीं कर पाए और आज आप फिर डिबेट में बैठे हैं। मुझे बताएं, अमेठी और रायबरेली के टिकट आप घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? और दूसरा, पहले चरण का प्रचार ऑलमोस्ट समाप्त होने में 17 को हो जाएगा, मुश्किल से 4 दिन बचे हैं। 17 को तो शाम को बंद ही हो जाएगा। आपकी पार्टी का एक भी स्टार प्रचारक मुझे कहीं प्रचार करते नहीं दिखा। ब्रजेश जी, देखिए, जो अमेठी रायबरेली की बात है तो अमेठी रायबरेली की जनता किसको वोट देना है उसे ये पता है, और उनको ये भी पता है कि कौन वहां से चुनाव लड़ेगा। कौन लड़ेगा सबको पता है। हमें नहीं पता। आपको भी पता है? नहीं पता। पता है तो मैं बता, मैं कुछ नहीं, हम तो ये बात चलो कह दो, आप ही बताओ। अमेठी के लोग इस बात को कह रहे हैं कि गांधी परिवार का व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ेगा भैया? लड़े, और हमें पूरा भरोसा है कि गांधी परिवार से लड़ेगा राहुल गांधी। दूसरा राहुल गांधी नहीं, देखिए, राहुल गांधी जी बिल्कुल, हम तो मांग कर रहे हैं। हम सब आप तो कह रहे थे सबको पता है और आप खुद नहीं बता पा रहे हो। नहीं, हमें पता है। तो बताओ ना। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने प्रस्ताव बनाकर भेजा है कि आदरणीय राहुल गांधी जी जिन्होंने पूरे देश में मोहब्बत और भाईचारे का संदेश दिया है, आज विपक्ष की ताकत बनकर उभरे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी सवालों का जवाब नहीं दे पा रही, तो वो चुनाव लड़े। रायबरेली भी हम चाहते हैं कि गांधी परिवार लड़े। तो देखिए, दूसरा प्रचार की बात है। देखिए ब्रजेश जी, मैंने उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि स्टार प्रचारक भी आएंगे और हमारी रणनीति का हिस्सा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का जो झूठ है वो जनता समझ गिर पड़ो कहे तो ना, जनता हमारी रणनीति का हिस्सा। बीजेपी जो झूठ बोलना है वो समझ रही, प्रधानमंत्री जी आए और झूठ बोलकर चले गए। अब जनता इस बात को देख रही है, जो हमारा न्याय पत्र आया, हमने जो 5 न्याय 25 गारंटी दी है, जनता उस पर वोट करने जा रही है। और हमारे स्टार प्रचार क्यों नहीं करने जा रहा हूं? मतलब ये स्थिति मुझे समझ नहीं, कौन गया बताओ? हो गया है, आपको कल से सारे परसों से सभी प्रचार दिखेंगे। पिछले 1 महीने से मैं पूछ रहा हूं, से साथ में दिखेंगे। भैया जयंत चौधरी तक निकल के बाहर आ रहे हैं जो कभी नहीं कहीं जाते थे, वो तक दिन में 3-3 रैलियां कर रहे हैं। जयंत चौधरी जी अपने मन से नहीं जा रहे ना, उनको तो आदेश आ रहा जो, तो उस हिसाब से चल रहे हैं। तो आपने इमरान मसूद को लावारिस क्यों छोड़ दिया? लावारिस कहाँ, पूरी मजबूती बताइए। अगर एक आपने कहीं का संगठन, कांग्रेस पार्टी का संगठन पूरी मजबूती से लड़ा रहा है। हाँ। और देखिए, बीजेपी के लोग इसलिए प्रचार कर रहे हैं, उसका दूसरा कारण है, सर्वे की रिपोर्ट लीक हो गई है। जो आरएसएस का सर्वे था, ऐसा तो नहीं कि वो सर्वे देखने के बाद आप प्रचार करने की हिम्मत गंवा दिए हो। ना, भारतीय जनता पार्टी एक माहौल बनाना चाहती। सर्वे की रिपोर्ट तो आप भी जानते हैं क्या है, आपको भी पता है। बताइए ना, आप मेरे ऊपर क्यों ठेल देते हो? नहीं, आपको अपनी पार्टी का तो मेरे ऊपर ठेल रहे हो। सर्वे की रिपोर्ट बिल्कुल स्पष्ट है। आरएसएस ने ये सर्वे जब कराया कि भारतीय जनता पार्टी 180 सीट भी पूरे देश में नहीं पा रही है। काफी लोग हैं आपके आरएसएस के भीतर जो आपको बताते रहते हैं ये सब। अगर बीजेपी, अब देखिए ना, कितने कांग्रेस के लोग भाजपा में चले गए, तो थोड़े आरएसएस में इमरान मसूद के आसपास में देख रहा हूँ कोई स्टार प्रचारक, आपने तो उनको टिकट देके एकदम लावारिस कर रखा है। इमरान क्या उनको कोई छूने को भी तैयार नहीं है? इमरान मसूद जी पूरी मजबूती से लड़ रहे हैं, वो सेकुलर नेता हैं। और आप यकीन मानिए कि जिस तरीके की परिस्थितियां और समीकरण बीजेपी ने झूठ बनाकर बोलकर तैयार किए हैं, अरे वो तो लड़ ही रहे हैं। आपका क्या है, आप कोई सपोर्ट करोगे उन्हें? अरे हम तो क्यों नहीं, क्या किया बताओ? बिना संगठन के सपोर्ट के कोई चुनाव नहीं होता है। संगठन लगातार लगा है। सर्वे की रिपोर्ट जो लीक हुई है, बीजेपी उससे परेशान है। मैं अनिल दुबे जी, वो हवा बना। थैंक यू। मैं अनिल दुबे जी को आमंत्रित करता हूँ, राष्ट्रीय लोकदल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं और प्रवक्ता। बहुत शुक्रिया आपका दुबे जी। कुर्ता तो बड़ा गजब निकाल ले आज दुबे जी। ये बताओ कि ये जयंत चौधरी हर रैली में सफाई पहले देते हैं और अपनी बात बाद में रखें, कोई अपराध बोध है आप लोगों को? नहीं, काहे का अपराध बोध ब्रजेश जी? अगर किसी ने सवाल किया तो उन्होंने जवाब दे दिया। ये सवाल क्यों बार बार एक ही सवाल हो रहे हैं? अच्छा, हम ये तो परिवर्तन का तो नहीं टारगेट करके परिवर्तन का नियम है। परिवर्तन शाश्वत है, सभी जगह परिवर्तन होता रहता है। हम किसानों को खुशहाल बनाना चाहते हैं, किसानों के भले के लिए काम करना चाहते हैं, और सत्ता में रह करके ही तो हो सकता है। सब जब हम सत्ता में जाएंगे तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। और विपक्ष ये चाहता है कि किसान जो है सड़कों पर बैठा रहे, किसान लगातार आंदोलन करता रहे, वो खुशहाल ना हो पावे। हमारे नेता चौधरी जयंत सिंह जी ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का किसान, देश का किसान खुशहाल हो, वो सत्ता में उसकी भागीदारी हो, उसको अपनी उपज का लाभकारी मूल्य मिले,
और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो उस दिशा में कदम बढ़ाए हैं। चौधरी साहब को सम्मानित करने का काम किया जो अब तक नहीं हुआ। ओके, आप मुझे ये बताइए कि जिस सांसद को बहुजन समाज पार्टी ने अपनी पार्टी से निकाल दिया हो, निष्कासित कर दिया हो, उस मलूक नागर को आज आप पार्टी भी ज्वाइन कराते हैं और आपकी पार्टी के खिलाफ भी चुनाव वो लड़े थे, और आज ये आपने उनको, अभी शाम को मैं देख रहा था, उनको नेशनल जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया। नहीं, उन्हें बहुजन समाज पार्टी ने निकाला था, कोई हमने थोड़े निकाला था। हमारे यहाँ वो आए हैं, उनका विचार हमसे मेल खा रहा है और वो किसानों के लिए काम करना चाहते हैं, तो हमारे यहाँ उनका स्वागत है। और वो पहले भी हमारे यहाँ रह चुके हैं। अच्छा, केपी मलिक बता रहे थे कि गुर्जर वोट मैनेज नहीं हो रहा, चंदन चौहान का कुछ टाइट चल रहा है, इसलिए मलूक नागर को लाया गया। देखिए ब्रजेश जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हालात हैं, केपी मलिक जी से पूछ लीजिएगा अभी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन एक भी मीटिंग अभी तक नहीं कर पाया है। 2 चरणों के चुनाव। उनसे क्या पूछने की जरूरत है, तो हम इन दोनों से पूछताछ नहीं, आप उनसे भी पूछ लीजिएगा, बहुत अच्छी समीक्षा करते हैं वो। अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की समीक्षा वो ये आप पटाओ मत उनको, हम पटाते, हमें पटाने की क्या बोलते हैं, आप उनको इस तरह मत घेरो। नहीं, वो सही बात, मीठी बातें करके उनकी तारीफ करके, तो सही बोलेंगे, वो तो हमारी आलोचना भी करते हैं, हमारी पार्टी की वो आलोचना भी करते हैं। भैया गुर्जर मैनेज नहीं हो रहा ना, तभी तो मलूक को लाए हो। अरे आप मलूक बड़े नेता हैं गुर्जरों के। नहीं, आप मलूक जी बड़े नेता हैं, वो आए हैं, उनका वो तभी तो आए हैं हमारे वोटिंग के 4 दिन पहले आपसे सेट नहीं हो रहा था मामला, इसका मतलब। वो हमारे यहाँ पहले भी रहे हैं और वो वैचारिक रूप से वो कहीं करीब होंगे तब हमारे यहाँ आए हैं ना। 4 दिन पहले कौन सा विचार टकरा गया? क्यों पहले से वो भाई पहले टकराता तो मैं मान लेता कि वो हमारे विचार था। आप ब्रजेश जी, आपको शायद पता हो कि वो हमारे युवा लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहले से वो लोकदल में रहे हैं, उनके विचार चौधरी साहब के करीब पहले से वो हैं, इसलिए आज भैया 4-5 दिन पहले कैसे विचार आ गया अचानक? भैया अब उनका मन हुआ कि वो बसपा से सांसद थे, मतलब आपसे अकेले गुर्जर मैनेज नहीं हो रहे, उनको लगा कि अब हम किसानों के लिए काम करें और किसानों के लिए बेहतर पार्टी राष्ट्रीय लोकदल है, किसानों के लिए और कोई काम उत्तर प्रदेश में देश में तो कर नहीं रहा है, तो उनको लगा बीजेपी तो कर रही है। नहीं, बीजेपी कर तो रही है, बीजेपी ने तो किया, तभी तो हम बीजेपी के साथ गए। बीजेपी ने चौधरी साहब को जो सम्मान, तो कहा आप सत्ता के लिए गए। नहीं, सत्ता यही कहा ना, नहीं सत्ता के लिए नहीं बोलिए। नहीं, ये कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के लोग सत्ता के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्या? सत्ता के लिए तो ये चुनाव ये लड़ रहे हैं, और हम हमने अगर सत्ता को के करीब गए, हम अपने लोगों का भला करना चाहते हैं। इतना अकड़ के क्यों? नहीं, अकड़ काहे को रहे हैं? आपका सवाल ये है भाई, वो सत्ता के लिए तो सारे लोग करते हैं, अकड़ के क्यों? नहीं, अकड़ नहीं रहे हैं, पर आराम से कह सकते हैं भाई गुर्जर मैनेज नहीं हो रहा, मान लो। नहीं, हम तो सबको मैनेज करना चाहते हैं। नहीं, बीच में नहीं भाई, प्लीज। हम तो सबको मैनेज करना चाहते हैं, हम सबके लिए काम करना चूंकि आपकी हार्दिक इच्छा है तो मैं केपी मलिक को ले आता हूँ। नहीं, बिल्कुल ले आइए। ले आए? हाँ, बिल्कुल ले। ठीक है भाई, दुबे जी की अनुमति से केपी मलिक जी को स्क्रीन पे लाया जाए। मलिक साहब, ये जो बातें कर रहे हैं, अब सही बात आप बताओ, इन 16 सीटों पर क्या माहौल है? दोनों तरफ का बताना, इंडिया अलायंस का भी और एनडीए अलायंस का भी। देखिए ब्रिजेश जी, पहले तो हमें आपसे कुछ ऐतराज है कि देखिए, इन्होंने सबको आपने जो है ड्रेस दे दी है। हाँ। और हेमंत तिवारी, अरे मैंने नहीं दी, भी आपको शर्टे वर्टे भेंट की। अरे फंसाओ मत मुझे, मैंने कोई ड्रेस नहीं दी। पार्टी में सेटिंग है इनके यहाँ, जैसे एनडीए वालों में सुबह कह दिया जाता है भाई आज सब इस ड्रेस में आएंगे, सपा वाले भी कांग्रेस से कह देते हैं कि आज इस ड्रेस में आएंगे। जी, दूसरा बोलिए। दूसरा जो है कि आपने हमारे मित्र अनिल दुबे जी की जो खिंचाई की है कि भाई मलूक नागर आ गए हैं 4 दिन पहले, क्या मलूक नागर तो बहुत दिनों से प्रयास कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को उस समय नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि वो चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियों में प्रधानमंत्री के साथ, मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ और योगी जी के साथ व्यस्त हैं, वो उनके पास टाइम नहीं है। आज टाइम उनको मिल गया तो उन्होंने ज्वाइन करा लिया। अब मलूक नागर जी का प्रयोग कैसे करेंगे? मलूक नागर जी के पास कुछ है तो है नहीं, वो तो चले हुए पत्ते हैं, अब उनका कहाँ आप यूज करेंगे? तो वो आ गए अपना, वो भी बैठे आगे, जैसे ये लोग बैठे वो भी बैठ जाएंगे। क्यों? गुर्जर समाज के बड़े नेता हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। नहीं, गुर्जर समाज के तो नेता जो इनके पास बड़े हैं वो तो चुनाव लड़ ही रहे हैं, उनको दूसरे गुर्जर की आवश्यकता नहीं है। वो तो वहां पे चंदन चौहान से बड़ा गुर्जर नेता इनके पास, इनको जरूरत नहीं है। अब वो मलूक नागर जी आ गए हैं, किसी पार्टी में है नहीं, किसी पद पे है नहीं, कहीं थे नहीं, खाली आ गए। आरएलडी सबका घर है, कोई भी जा सकता है। कोई बात नहीं सर, इनको किनारे करें। आप बताएं कि ये 16 सीटों पर चुनाव कैसा चल रहा है, कौन कहां किस पोजीशन पर है? देखिए ब्रिजेश जी, अगर आप वेस्टर्न यूपी की बात करते हैं, 19 तारीख को पहले चरण का मतदान है
और कई जगह पे जिस प्रकार से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में कई समाज प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत हल्के में ले रही है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर संज्ञान लेते हुए इसको सीरियस लेना चाहिए और इसका कुछ रास्ता निकालना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इसको इग्नोर करेगी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में ये मुश्किल होगी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 17 तारीख को ब्राह्मण समाज का भी ये विरोध प्रदर्शन है, उनकी पंचायत है। इसके अलावा त्यागी समाज, सैनी समाज भी छोटी छोटी पंचायतें गाँव में कर रहे हैं। आज भी कई जगह ठाकुरों की पंचायत हुई है और अगले पूरे हफ्ते ठाकुरों की पंचायत है अलग अलग जगहों पे। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले को बहुत हल्के में ले रही है और ये भारतीय जनता पार्टी को बहुत डैमेज करेगा। जी जी, तो कारण क्या है? ये एक तो गुटबाजी भी मैंने देखी, चाहे समाजवादी पार्टी हो, आप मेरठ देख लें, मुरादाबाद देख लें, रामपुर देख लें। बीजेपी में मैंने देखा कि आपने संगीत सोम के वायरल स्टेटमेंट सुने होंगे जिसमें वो संजीव बालियान को ही कह रही तो गुंडा पालते हैं, 10 साल से किसी के बीच दिखते नहीं हैं, लोगों के मिलते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं। तो कैसे संगीत सोम पर बीजेपी कोई कार्रवाई नहीं कर रही जो संजीव बालियान पर ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं? देखिए ब्रजेश जी, आपने समीर जी से सवाल पूछा था और समीर जी ने ये बात नकार दी है, जबकि एबीपी न्यूज और आज तक पे उनकी दोनों की बाइट चली है और दोनों में साफ साफ तल्खी दिखाई दे रही है। और मुझे नहीं लगता कि इतने कम समय में तल्खी मिटेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी कानाफूसी लोगों में है कि संगीत सोम को चुनाव हराने में संजीव बालियान का सहयोग रहा है और सरधना सीट से वो जो चुनाव हारे थे उसमें कहीं ना कहीं संजीव बालियान और दूसरे जो वहां पे नेता जो गन्ना मंत्री सुरेश राणा थे वो भी कहीं ना कहीं विमुख संजीव बालियान से रहते हैं। अब ये राजनीतिक लोग तो इन चीजों से दूर हैं, लेकिन जो सामाजिक लोग हैं वो पंचायत कर रहे हैं और बड़ी तादाद में पंचायतें हो रही हैं। अब आप सोचिए कि सहारनपुर में 6 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली होती है और जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ नहीं आती, उसी ननौता में अगले दिन भीड़ होती है और 50,000 से 1 लाख के बीच में पंचायत होती है। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं नाराजगी। मुझे एक आश्चर्य जानते हैं क्या है, कौन लोग जब जहां पर धारा 144 लागू हो, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा हो, ये 50-50 हजार लोगों की सभाएं कौन करने दे रहा है? ये जातियों की पंचायतें कैसे हो रही हैं? इनके खिलाफ प्रशासन या पुलिस या चुनाव आयोग कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जातिगत तो मना है ना, ये तो एमसीसी का उल्लंघन है। हो कैसे रही है ये? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप ननौता की बात करें, वहां पे हमें जो सूचना मिली थी, हमारी पत्रकारों से भी बातचीत हुई कि वहां पे प्रशासन ने कोशिश की है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में लोग आ गए, उनको रोकना संभव नहीं था। अगर प्रशासन कोई बल प्रयोग करता तो वहां पे दुर्घटना हो सकती थी। बाकी वहां पे इंटरनेट बंद कर देना, दूसरी चीजें बंद कर देना, उस तरह का जो सावधानी थी वो प्रशासन ने बरती है, लेकिन रोकने की हिम्मत प्रशासन करेगा इस पर थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि फिर वहां पे मामला बढ़ सकता है, ये सोचते हुए प्रशासन ने होने दिया है। सर, कानून का उल्लंघन, भीड़ के दबाव में कानून के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप इस चीज को करेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी के और ज्यादा खिलाफ जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और अगर कोई भी प्रशासन कदम उठाता है तो सीधा सीधा सत्ताधारी दल पे आरोप लगेगा और उसका और ज्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ना हो, इसलिए इन चीजों से बचा जा रहा है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि क्या चुनाव उस टेम्परेचर पर पहुंच गया है जैसे कि उत्तर प्रदेश में होता था? इस बार आप कोई फर्क पा रहे हैं अथवा हम लोग लखनऊ से बैठकर कुछ और नजारा देख रहे हैं? ब्रजेश जी, 2 चीजें हैं कि इस बार जो है चुनाव बहुत ठंडा है और मौसम जल्दी गर्म हो रहा है, तो तालमेल बन नहीं पा रहा है। मैं अपने पत्रकारिता के जीवन में इस तरह का चुनाव नहीं देखा कि इतना ठंडा चुनाव हो, लोगों में कोई हर्ष उल्लास नहीं है। खासकर वेस्टर्न यूपी में चुनाव में अच्छी खासी रौनक होती थी, वो रौनक आपको किसी भी सीट के ऊपर दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मैंने ये देखा है कि कई सारे समाज जो हैं, अलग अलग पंचायतें एक सत्ताधारी दल के खिलाफ कर रहे हैं, ऐसा मैंने इतिहास में कभी नहीं देखा है। बहुत शुक्रिया। तो ये अनोखी चीज इस इलेक्शन में देखने को मैं इस परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूं और उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट और पत्रकार हेमंत तिवारी जी को आमंत्रित करता हूं। हेमंत जी, आपका बहुत शुक्रिया। आप सबकी ओपिनियन लेने के बाद अब आपकी बारी है कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की इन 16 सीटों पर क्या चल रहा है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस क्या उस टेम्परेचर तक चुनाव को पहुंचाने में कामयाब हुए हैं कि जहां वो परिणाम में तब्दील हो?
आप देखिए, ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। वैसे तो हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस चुनाव में एक नई चीज देखने को मिली है। इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के अपने कुछ नेताओं के बीच में अंतर विरोध हैं जो दूसरी शक्ल ले रहे हैं, जिसका जिक्र अभी मलिक साहब ने किया। और ये आज की बात नहीं, ये 2022 से मामला चल रहा है। 2022 के असेंबली इलेक्शन में ऐसा मानते हैं संगीत सोम कि उन्हें चुनाव हराने में संजीव बालियान की बड़ी कृपा रही, और यही कमोबेश सोचना सुरेश राणा का है, जो जीतते तो मंत्री होते लेकिन उन जीत नहीं पाए। संजीव बालियान और कहीं न कहीं प्रदीप चौधरी से भी, जो कैराना के मौजूदा सांसद हैं, उनसे भी उनकी थोड़ी सी रफ्त जब्त नहीं है। संजोग देखिए कि संगीत सोम और सुरेश राणा एक जात से आते हैं, इसलिए इन सारी बातों को जो ठाकुरों की नाराजगी बताई जा रही है उससे भी जोड़ करके देखा जा रहा है, ये सच है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में एक चीज बता दूं कि पहले चरण की 8 सीट पे आप ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी अगर 95 और 100 की रफ्तार में चुनाव लड़ रही है तैयारियों के हिसाब से, तो मेरे तमाम मित्र भी नाराज हो जाएंगे। अपोजिशन 10 से 15 की स्पीड में दौड़ रहा है। मैं इलेक्शन प्रिपरेशंस की एक कंस्टिट्यूंसी की बात बता रहा हूं। इंडिविजुअल कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं। पार्टी की ओर से आपने खुद मेंशन किया कि 17 तारीख को आखिरी प्रचार है, 17 की शाम को, 19 को वोटिंग है। अपोजिशन का कोई एक नेता बता दीजिए जो वेस्टर्न यूपी की इन 8 सीटों के प्रचार में अभी तक गया होगा। नहीं, कोई नहीं गया। समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष कल पहली बार निकल रहे हैं, और वो भी पीलीभीत से निकल रहे हैं। ध्यान रखिएगा, पीलीभीत से निकल रहे हैं, और पीलीभीत के बगल में बरेली है जहां तीसरे चरण में चुनाव है। स्ट्रेटेजिकली क्या उनकी प्रिपरेशन आप समझ सकते हैं। जबकि 8 में 2 सीटें ऐसी हैं, कैराना और मुजफ्फरनगर, जहां उनकी पार्टी जबरदस्त चुनाव लड़ रही है, जहां बीजेपी को नेक नेक फाइट दे रही है। बाकी 6 सीटों में भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत आगे है। मतलब लंबी तैयारी में अपोजिशन भी तो उसी गुटबाजी और कलह में जूझा हुआ है। आप चाहे रामपुर देख लें या फिर मुरादाबाद, बिल्कुल साफ है कि किस तरह से गुटबाजी है, और पार्टी की कोई दिलचस्पी नहीं कि इस गुटबाजी को रोके। यही तो बता रहा हूं। ब्रजेश जी, एसटी हसन का टिकट होता तो भारतीय जनता पार्टी पसीना पसीना हो जाती, और आज की तारीख में यह वातावरण है कि भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीत सकती है, जीत रही है। ये तो आप समझ सकते हैं। अपोजिशन के जितने बड़े लीडर हैं, जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो कागज पर जातीय आंकड़े को जोड़ रहे हैं जी। बीजेपी के लोग गांव-गांव, तहसील, ब्लॉक, मतलब मंडल स्तर पर और बूथ स्तर तक जा रहे हैं। ये बहुत बुनियादी फर्क है। और अपोजिशन का ये जो तरीका है, ये मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा, आप खाली ये देखें कि भाजपा में अंतर कला है और आप जीत जाएंगे, तो इस तरह चुनाव नहीं जीते जाते। यहाँ एक एक कदम पर लड़ाई है, और यहाँ अपोजिशन की तैयारी, अपोजिशन की स्ट्रेटजी मैं एकदम कमजोर मानता हूँ। आप जिस सहारनपुर की बात बार बार करते हैं लोग, इमरान मसूद वाले सहारनपुर की, आप वहां का परिणाम आने दीजिए, आप देखिए क्या परिणाम होता। ये जो अंतर विरोध वगैरह की बात आ रही है, मुझे नहीं लगता, हालांकि मलिक साहब तो वेस्टर्न यूपी, ये जातियों की पंचायत वाली, जो कि कानूनी रूप से गलत है। देखिए, मैं कह रहा हूँ कि एमसीसी का वायलेशन है और इस पर मुकदमा होना चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर वही एडमिनिस्ट्रेशन उन पे लाठी बांध दे या मना कर सर, लाठी सब कुछ नहीं होता। आप वायलेशन कर रहे हैं, उन पर मुकदमा करिए, ठीक है, अभी गिरफ्तार मत करिए, बट मुकदमा लिखिए। सर, ऐसे तो फिर कोई भीड़ लेके आएगा और कुछ भी करके निकल जाएगा। कानून का राज किसे कहते हैं? इसी को कहते हैं। बड़ी मजेदार चीज, उन पर FIR दर्ज होनी चाहिए। ब्रजेश जी, रुचि वीरा के खिलाफ केस दर्ज हुआ, पैरवी भाजपा वाले कर रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी खास लोग कर रहे हैं पैरवी। ऑलराइट, बीरेन जी भी आ गए हैं इस परिचर्चा में। हेमंत जी, मैं बीरेन जी को भी जोड़ना चाहता हूं। बीरेन जी भी काफी इनपुट लेकर आए हैं। बीरेन जी, इन 2 फेजेस के चुनाव में और तीसरे फेज की जो बरेली और आगरा रीजन में है चुनाव, क्या आपके पास इनपुट और फीडबैक है? यहाँ चुनाव कैसा चल रहा है?
देखिए, ये अंतर कला और गुटबाजी काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं और ये कह सकते हैं कि ये दोनों बड़े गठबंधनों के स्तर पर भी हैं, इससे कोई दल अछूता नहीं है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक जो मिजाज है उसमें मायावती भी एक बड़ा फैक्टर रही हैं, खास तौर से पिछले चुनाव में। ये जो पहले और दूसरे चरण के जो सीटें हैं इसमें बसपा की भी कई सीटें निकली थीं। आज बात अलग है कि वो गठबंधन में नहीं है। आज भाजपा में एक बात आई कि किसान आंदोलन एक जमाने में चला, किसान नाराज है, उसमें लोकसभा विधानसभा के चुनाव में आरएलडी को काफ़ी अच्छी सीटें मिली, 9 सीटें वो जीत कर आए, 35-40 सीटों पर लड़े थे। भाजपा ने फिर उस नाराजगी को खत्म कर लिया, आरएलडी को अपने साथ मिला लिया, लेकिन एक नई चुनौती आ गई क्षत्रियों की नाराजगी की कि उनके समाज के टिकट ज़्यादा कट रहे हैं और क्षत्रियों को टिकट नहीं दिए गए, सम्मान नहीं। फिर एक लड़ाई आ गई संजीव बालियान और संगीत सोम की, ये भी है। लेकिन दूसरी ओर जब आप देखें तो वरुण गांधी की भी बात पीलीभीत में आती है, लेकिन रामपुर में आजम खां के मनचाहे व्यक्ति को टिकट नहीं मिला, 3-3 नामांकन हुए, समाजवादी पार्टी में भी तमाम विरोध के स्वर रहे। मुरादाबाद में 2-2, 3-3 बार टिकट बदले गए, नाराजगी हुई, लोगों ने नारे लगाए। तो दोनों दलों के साथ ये समस्या है, लेकिन इतना जरूर है कि भाजपा इस विरोध को रोकने की कोशिश करती है। इंडिया गठबंधन में कोई नेता सुलह सपाटा कराने नहीं जाता। मुख्यमंत्री ने संजीव बालियान को और संगीत सोम को बुलाकर मंच पर बैठाया और कोशिश की, एक मैसेज दिया कि यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। ब्रजेश जी, ये चुनाव, ये दो पहला चरण खास तौर से मैं आज बोल रहा हूँ, इसमें भी ये जाट लैंड का काफी हिस्सा है। जयंत चौधरी की भी प्रतिष्ठा का ये चुनाव है। सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, नगीना और बिजनौर, ये 4-5 सीटें सीधे सीधे रालोद के आने के बाद क्या स्थिति बनेगी, ये भी एक टेस्ट है। संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से जीते हैं जी। पहले एक बार वो चौधरी अजीत सिंह के खिलाफ भी लड़े थे और परिणाम लोगों को पता है। आज आरएलडी उनके साथ आ गई है, तो स्वाभाविक है कि बीजेपी का बहुत ज़्यादा कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन गुटबाजी की बात करें हम, चाहे अंतरकला की, ये चुनाव प्रत्याशी नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव पार्टियां लड़ रही हैं। ये चुनाव एनडीए और इंडिया का गठबंधन लड़ रहा है। जनता ने ये मन बनाया है कि हमें प्रत्याशी से ज़्यादा लेना देना नहीं है, और अब ये भी साफ है कि लोगों ने अपना वोट डालने का मन बना लिया। कौन कहाँ वोट देगा वो अपने मन में रखे हुए है, बहुत साफ है। अब ये प्रचार हल्ला हंगामा से ज्यादा कुछ नहीं होगा। हाँ, कोई धार्मिक उन्माद या कोई बड़ा अच्छा, केपी मलिक साहब कह रहे हैं बहुत ठंडा है। ब्रजेश जी, ठंडा इसीलिए है कि लोग भड़बड़ा नहीं रहे, बोल नहीं रहे हैं, मन बना रखा है जिसको या इंडियम देना है कि एनडीएम देना है, ये क्लियर है। और यही मैं कह रहा हूं कि यहाँ प्रत्याशी कोई है, चुनाव पार्टी लड़ रही है। देखिए, मतलब आपका मानना है गुटबाजी ज्यादा असर नहीं करने वाली, ज्यादा उम्मीद नहीं है जी। लेकिन भाजपा को ज्यादा घबराने की भी जरूरत नहीं। भाजपा बिना आरएलडी के भी लोकसभा में इस इलाके में बढ़िया जीतती रही है, आरएलडी के साथ भी बढ़िया जीतती रही है। तो अरे ऐसे ही ताकड़ रहे हैं दुबे जी, आप इतना बोल दोगे अगले राउंड में ये मेज पे बैठ जाएंगे। नहीं, ऐसे ना करो। जयंत जी ने कहा है कि हमने पलटी नहीं मारी है, पटखनी दी है। अभी पटखनी का परिणाम आना बाकी है, तो ये चीजें आएंगी साथ में। मलूक नागर एक सांसद थे बीजेपी के, उनको इन्होंने शामिल करा लिया आज। लेकिन इस देश की जनता मलूक नागर नहीं, मलूक दास को जानती है, जो एक संत थे और जो कह गए कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और
दास मलूका कह गए सबके दास दाता राम। मलूका कह गए सबके दाता राम, यानी कि सबका पालनहार ईश्वर है। चाहे कोई काम करो चाहे ना करो। ये आलसी लोगों के लिए वैसे काफी सुना उचित भैया कहा दुबे था जी? मलूक नागर ने। इसका दुबे जी से, इस टिप्पणी का दुबे जी से कोई तात्पर्य नहीं है। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में 80 सीटों पर चुनाव हो रहा है। जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटलैंड में किसान और चौधरी अजीत सिंह, भाजपा, समाजवादी और बसपा, ये सब के मिले जुले लड़ाई है। ये कोई एक तरफा लड़ाई नहीं है और ये लड़ाई का परिणाम भी बड़ा चौंकाने वाला हो सकता है। जब परिणाम आएगा तब लोगों को पता चलेगा। जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। वैसे गुर्जर, जाट, ये वोट तो काफी सबके लिए महत्वपूर्ण रहे हैं। बहरहाल सुनिएगा, 4 लाइनें हैं कि चिंता न करो, प्रचार करो, जनता के बीच रहो, परिणाम जो होगा देखा जाएगा, ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दो। कहते हैं कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, और तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो, नीर कहां तक जाएगा जी। और खींच धनु की डोर, निशाना साधो अपनी मंजिल पर, बाकी बाद में देखेंगे कि तीर कहां तक जाएगा। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट, ऑब्जर्वेशन और पॉलिटिकल फीडबैक देने के लिए। बहन भाइयों, हम 2 चरणों के चुनाव की चर्चा कर रहे हैं। डिबेट का दूसरा चरण प्रारंभ करते हैं। डॉक्टर समीर सिंह यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं, मुझे ही बताएंगे कि पहले चरण में समीर जी ये निकल कर सामने आ रहा है एक ओपिनियन एक्सपर्ट्स की, इस बार ठंडा है चुनाव, कारण? नहीं देखिए ब्रजेश जी, ठंडा कोई चुनाव नहीं है। जनता के बीच में हम लंबे समय से जा रहे हैं और हमने पहले भी डिबेट में कहा था कि जब प्रत्याशी नहीं तय हुए थे उसके पहले हमने लाभार्थी संपर्क किया था, हमारे कार्यालय खुल गए थे, हम कार्यक्रम कर रहे थे, हमारे बूथों के सम्मेलन हो रहे हैं। हम आगे के चरण में सेक्टर के अंदर जो न्याय पंचायत होती है वहाँ नुक्कड़ सभा करने जा रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। हमारे पार्टी की बैठकें हो चुकी है, हमारी कार्यशाला हो चुकी है। और अभी जो बात केपी मलिक जी कह रहे थे, मैं फिर एक बार उनको आग्रह करूँगा, सीनियर पत्रकार हैं। देखिए, इस उत्तर प्रदेश के अंदर 2019 से बड़ा गठबंधन कोई नहीं होगा। 19 की लोकसभा के चुनाव में सपा और बसपा का गठबंधन सबसे बड़ा गठबंधन था। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जीतने में सफलता प्राप्त की थी। आज हमारे पास माननीय मोदी जी जैसा नेतृत्व है, माननीय योगी जी जैसा नेतृत्व है, जो हमने निरंतर उत्तर प्रदेश की जनता के भलाई के लिए काम किया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों की बात की है, हमने गन्ना मूल्य भुगतान किया है, शुगर मिल चलाया है, हमने किसानों को लाभ दिया। हमने 3 जिले को बिजली नहीं दिया, हमने उत्तर प्रदेश के 75 जिले को बिजली दी है। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास किया। वो मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो दिल्ली से जाने में पसीने छूट जाते थे, आज जब आप मेरठ जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप दिल्ली से मेरठ कब पहुंच गए। आज मेरठ से दिल्ली से सहारनपुर जाइए, आज सड़कों का जाल बिछा हुआ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ब्रिजेश जी, जहां गड्ढे होते थे। हम विकास की बात कर रहे हैं, हम कानून की बात कर रहे हैं। और ये बताओ, हम वही मुजफ्फरनगर है जहां दंगा हुआ था, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने सचिन और गौरव की हत्या में ऐसे लोगों को छुड़ाया था जो उनकी जिम्मेदार थे हत्या के, और दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर का दंगा, सबसे बड़ा दंगा था। अखिलेश यादव ने आप मुझे बताइए कि आप बेच के उनको बिरयानी खिलाई थी अपने ऐसे दिन भर चुनाव आयोग में आपकी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल जाता है, डेली किसी न किसी की कंप्लेंट करते हैं, ये आपके खिलाफ पंचायतें हो रही, आप शिकायत क्यों नहीं करते? कोई पंचायत नहीं, FIR करवाओ इन पे। कोई पंचायत नहीं हो रही। हमें लगता है कैसे FIR, कैसे पंचायत कर रही है? कहीं ना कहीं मलक जी को जानकारी नहीं है, कोई पंचायत नहीं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ है, और जिनके पंचायत की बात वो कह रहे हैं वो सारी बातें झूठ है। सब पंचायत, तो ये सब ऐसे ही मनोरंजन में इकट्ठे हो रहे हैं। पंचायत भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। अरे गाली दे रहे थे वहाँ? नहीं, कोई गाली नहीं दे रहा। देखिए, समाजवादी पार्टी पता गंगा जली उठवाए और एक वो वाला नहीं, अब कैसे जाए पर नहीं कैसे मिर्ची लगती है। क्या था? देखिए ब्रजेश जी, एक सेकेंड, कैसे मिर्ची लगती है। हमारे डिप्टी CM जी गए घोसी के अंदर, हमारा सहयोगी दल लड़ रहा। हो सकता है किसी का, मैंने पहले भी कहा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हमारी पार्टी में खुला लोकतंत्र, कोई परिवार तंत्र नहीं है। किसी कार्यकर्ता को कोई आपत्ति है तो हमसे कहता है, सामने से कहता, हम उसको संतुष्ट करते हैं, उसको जवाब देते हैं।
अखिलेश यादव को ऐसी मिर्ची लगी कि उन्होंने ब्रजेश पाठक को बर्दाश्त तक नहीं कर पाए। अरे भाई ऐसे क्या बात है, पर एक बात बताओ, इतनी मिर्ची क्यों लग रही है ओबीसी समाज आपको? के एक लीडर को आप मंच पे लिटाए दे रहे हो। नहीं, कहाँ लेटा रहे हैं? कितना झुके ब्रजेश जी, हम लेटते हैं। अरे ब्रजेश जी, अरे ब्रजेश जी, मैं लेटता हूं, मैं अखिलेश यादव नहीं हूं। हमारे पार्टी का, हमारे मोदी जी सामान्य महिला का पैर छूते हैं, गरीबों का पैर धुलते हैं। प्रयाग के अंदर उन्होंने मजदूरों का पैर धुला। अयोध्या के अंदर जिन लोगों ने पत्थर सजाया उनके ऊपर फूल की वर्षा की है। हम कोई सामंतवादी नहीं है, हम गरीबों के नेता हैं, मजलूमों के नेता हैं। हम अखिलेश यादव नहीं है ब्रजेश जी, जो अहंकार दीपक रंजन को लाया जाए। थैंक यू। घर परिवार को ही गाली दें, अपमानित करें, पार्टी के नेताओं को डिबेट आज बहुत बढ़िया चल रही है, सब लोग अपने अपने समय में बोले। थैंक यू। हम संस्कारित हैं, हम जनता का सम्मान करना जानते हैं, हम जनता का विकास करना जानते हैं। थैंक यू। ऑलराइट, दीपक सब करना चाहते हैं। दीपक रंजन जी, आप मुझे बताइए, हाँ मैं एक आपके भाई, कार्यकर्ताओं के सम्मान में माफी मंगवा ली तो क्या हो गया? आप क्यों मुद्दा बनाते हो उसको? कि अभी हमारे बड़े भाई समीर सिंह जी जो है, अभी मुश्किल से हमको लगता है 3-4 मिनट बोले होंगे और इनको आदरणीय अखिलेश यादव जी के नाम का इतना भय डर दिख रहा है कि अपने 3 मिनट में कम से कम 2.5 मिनट तो ये आदरणीय अखिलेश जी का ही नाम लेते रहे कि अखिलेश जी, अखिलेश अच्छा, जी। कार्यकर्ताओं से ही तो माफी मंगवाई है। एक सेकंड प्लीज, नहीं, हम तो खुद कार्यकर्ताओं से ही तो माफी मंगवाई। प्लीज कॉपरेट प्लीज। वो तो 4 जून को खुशी आपकी कहाँ होगी पता चलेगा। क्या कह रहे हैं जी? बाकी 50 और भी स्टार प्रचारक हैं जिनका नाम आपने चुनाव आयोग की लिस्ट में दिया था, वो लोग कहाँ हैं? सब जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपना मन सजा करके ही झूठा प्रचार कर कोई दिखा रहा तो है। नहीं समाजवादी आपको? पार्टी की फितरत हैं? नहीं है, नहीं क्यों नहीं? अभी इनको कहाँ दिखेगा? अब देखिए, एक सेकंड, क्या अभी तक तो कोई दिख नहीं रहा। चश्मा कौन सा लगा इनसे ये तो पूछ लीजिए। सत्ता चश्मा भी इनको कहाँ दिखेगा आप बताइए। कहा नहीं, एक बात मैं तारीफ करता हूँ, अगले आदमी में इतना कलेजा है कि उन्होंने कहा कि सत्ता के लिए, तो ये है, ये क्वालिटी है अनिल दुबे में। क्या होता है व्यवस्था परिवर्तन, क्या होता है? हम इंडिया ब्लॉक के लोग, हम लोग व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। व्यवस्था में सुधार नहीं होगा तो हम लोग सत्ता छीन अंशु, आप मुझे बताएं, आपने भी 40 लोगों की लिस्ट दी थी चुनाव आयोग में और 40 में से एक भी व्यक्ति आपका पहले और दूसरे चरण में अब तक दिखाई नहीं दिया, तो ये स्टार प्रचारक क्या गाड़ी में पास लगाने के लिए लिए हो? ब्रजेश जी, 5 न्याय 25 गारंटियां, ये तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था भाई, घर घर पहुंच रही हैं। भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना घोषणा पत्र नहीं ला पाई, संकल्प पत्र या जो भी प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, हमारे न्याय पत्र को गाली दे रहे थे कि वो इस लीग का है, उस लीग का है, अपना क्यों नहीं ला पाए? बताए ना इसका जवाब। कौन सा प्रचार कर रहे हैं चैनलों पर? कौन सा भीड़ में रैली जुटाकर कौन सा प्रचार कर रहे हैं? कौन सा प्रचार की 20 कंपनियों से आपने जो गाय का मांस काटती उनसे आपने गौमांस का पैसा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर? आप वो प्रचार कर रहे हैं? कौन सी मांग कर रहे हैं आप? सर्वे रिपोर्ट लीक हो चुकी है, इसीलिए ना घोषणा पत्र ला पा रहे, सिर्फ दौड़े। तो जनता के बीच जाने में कोई परेशानी नहीं है। हेलीकॉप्टर दौड़ा रहे हैं और कुछ बचा तो आप इनोवा चले जाओ, नहीं जाओ तो आप बताइए, इनोवा में डीजल भराओ, बैठो चले जाओ। आज देश में लोग कोरोना के बाद जो वैक्सीन लगी, बड़ा महत्वपूर्ण विषय विजय जी, आपने डिबेट भी की थी इस पर। भैया पश्चिम के मुद्दों पर आज चर्चा करो। नहीं, पश्चिम का भी मुद्दा है, शांत क्यों है चुनाव? उन लोगों को वोट दे जो गौमांस के नाम पर गौचंदा का इलेक्टोरल बॉन्ड, ये बीच जाओ और लोगों को बीच कहो। आपने वैक्सीन लगवाई, लोगों को आपने इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने पैसा लिया। सर कारण मुझे बताओगे? चंदेबाजी पैसा नानी क्या आप मुझे कोई वैलिड रीजन बता सकते हो? पैसा नानी के घर नहीं जा पा रहा है, वैलिड रीजन है कि आप प्रचार में नहीं जा रहे हो? कोई वैलिड रीजन? पैसा लिया कांग्रेस ने, 50 सांसद की पार्टी, प्लीज हाँ, और सबसे ज्यादा चंदा लिया। अब 50 सांसद की पार्टी और सबसे ज्यादा चंदा लिया। 4-5 मिनट बचा है, सूची जारी करोगे इस नाते? अनिल दुबे को लाइए। परेशान इस नाते हो, परेशान मेरे पास समय 4 मिनट बचा है, 4 मिनट बचा। थैंक यू। झूठ का पुलिंदा अनिल दुबे जी को लाइए। वो झूठ का पुलिंदा उत्तर हो गया, आपने बोल दिया, सब लोग बोल चुके हैं। क्यों वायनाड गए? अमेठी अभी से। रुक जाइए, अगर बचा तो रायबरेली, अमेठी लड़ो ओके ना। ऑलराइट दुबे जी, देखो इन दोनों लोग की आवाज बंद कर दो, इन दोनों की आवाज बंद कर दो आवाज इनकी, दोनों लोग की आवाज बंद करिए, सीधे केपी मलिक को कनेक्ट करते, तब तक आप लोग शांति बनाए। आप रुक जाइए, मैं दूंगा समय। केपी मलिक साहब, आप मुझे बताओ कि जिन मुद्दों का जिक्र अभी हमारे दोस्त अनिल दुबे कर रहे थे, क्या ये मुद्दे ग्राउंड पर इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश के मतदाता क्या अपने कोर इश्यूज पर हैं, या जो 2019 और 2014 के चुनाव हुए थे उन्हीं मुद्दों पर वो स्टिक हैं? उनके बीच, जनता के बीच क्या मुद्दे हैं? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें, राष्ट्रीय लोकदल का कार्यकर्ता पिछले 10 साल से
सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है। 13 महीने दिल्ली में आंदोलन चला है जी। यूपी में गन्ने के कई सारे मिलों पे आंदोलन चल रहे हैं। तो वो नाराजगी लोगों में है और उसी नाराजगी का फायदा राष्ट्रीय लोकदल को 9 विधायकों के रूप में मिला था। अब वो एकाएक 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होने से वो 4 दिन में अपनी सारी चीजें बदल लेंगे, इस पे मुझे ही नहीं वहां के स्थानीय लोगों को भी बड़ी संशय है। हाँ, 10-20% लोग बदल गए होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग इस चीज पे बदलेंगे, इसकी मुश्किलात आ रही है और इसका आभास कहीं ना कहीं जयंत चौधरी को भी है और अनिल दुबे जी को भी है। सर, ग्राउंड पर जो मतदाता है उसका थॉट प्रोसेस क्या है? वो कोर इश्यूज पर है या फिर उन्हीं इश्यूज पर है जो 2014 और 19 और 2022 में था? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखेंगे जो पिछले 22 के इलेक्शन हुए हैं या 19 के इलेक्शन हुए, अब आप मुझे बताइए कि जयंत चौधरी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। मुख्यमंत्री की रैली में सतपाल सिंह ने, जो बागपत से सांसद हैं, बहुत अच्छी स्पीच दी कि मैं 10 साल से यहाँ पे सांसद हूँ और मैंने जो विकास कार्य किए हैं, मेरे से पहले जो लोग आते रहे हैं उन्होंने यहाँ पे कोई काम नहीं किया और कोई विकास का कार्य नहीं किया। तो आप अगर थोड़ा सा पीछे मुड़ के अनिल दुबे जी से पूछें कि सत्यपाल के 2014 से पहले कौन वहां पे एमपी थे, कौन लंबे समय तक एमपी रहे, रुको सर, लगे हाथ पूछ ही लेता हूं सर। तो वो उन्हीं की जवाब देंगे, सत्यपाल सिंह के जयंत चौधरी मंच। क्या तो कह रहे हैं मलिक साहब, बताइए। देखिए, ये बात तो सही है, बड़ा असहज कर दे रहे हैं आपको तो। नहीं, हमें असहज नहीं कर रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश में हम किसानों के लिए काम करते हैं और किसानों के लिए हम आंदोलन नो प्लीज नहीं, अब ये कांग्रेस के मित्र हमारे हंस रहे हैं। इनके अंदर एक तो जो किसानों की बात पर हंसने की बात करें, उस कांग्रेस से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? सदन में भी तो हंसे थे। नहीं, सदन में जब चौधरी साहब को भारत रत्न मिला, जिसको मैं फिर माइक बंद होगा, प्लीज प्लीज शब्द का इस्तेमाल ऐसा मत करो, कोई कंपटीशन नहीं है। इन दोनों लोग के माइक बंद कर दो, तीनों लोग के माइक बंद करो, सिर्फ दुबे जी बोलो। अब पहले तो इतना देखो कि आप बोल रहे हो, गलत कर रहे हो। आप रुक जाओ, मेरी बात सुनो, आप रुक जाओ। प्लीज कॉपरेट। दुबे जी 20 सेकंड ना, प्लीज कृपया। आप देखो, आप सबको मैं समय देता हूँ, सबको समय देता हूँ ना, आपको भी दिया समय। अब दुबे जी की बारी है। शिष्टाचार भी जरूरी, बोलिए। शिष्टाचार की से उम्मीद कहाँ करोगे जब चौधरी साहब को आप अपनी बात को फिर लड़ने लगे हो। नहीं, मैं तो वही कह रहा हूँ, जब चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सतपाल सिंह की बात हो रही है, तो आपने पहले उस पर तो आ जाइए ब्रजेश जी। ये सतपाल सिंह जब ये हंस रहे हैं किसानों की बात पर, कांग्रेस हंसने की बात कर रही है, इससे क्या उम्मीद करोगे? भारत रत्न पर इन्होंने चौधरी साहब को हमेशा सम्मान की बात करते हैं, वो सतपाल सिंह। तो और उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में क्या बात की? उन्होंने क्या किया? हम लोगों ने तो किसानों के लिए ही काम किया। उस पर अभी समीर सिंह वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उसके बारे में समीर सिंह हेमंत जी बुलाए गए। बताइए ना, बोलिए दुबे जी, भाई आराम से बात करेंगे हम। किसानों के लिए अभी मेरे पास 2.5 मिनट है, अभी हेमंत जी से बात, आप भी रुकिएगा। हेमंत जी बस 10 सेकंड। किसानों के मुद्दे के साथ हम गए हैं, किसानों के मुद्दे के साथ गए और किसानों को उनका लाभकारी मूल्य दिलाएंगे। किसानों को बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो। आप एक सवाल का जवाब ना, बीच में कांग्रेस को तो मुझे एक सवाल का जवाब। 2 चरण के चुनाव ओके, ऑलराइट। हेमंत तिवारी जी, 2 चरण के चुनाव हो रहे हैं, कांग्रेस का कोई नेता पश्चिमी हेमंत तिवारी जी, हेमंत जी के नेता घुसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। शांत। अंशु, आप गलत कर रहे हो, आप प्लीज कर। आप हेमंत जी, आप मुझे इन दोनों चरणों का एक सिनॉप्सिस बताइए सर, कि क्या दोनों पक्षों की तरफ चल, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, इधर की जनता क्या चाहती है, उसके मन में क्या चल रहा है? देखिए, ऐसा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में पूर्व में जितने आकलन हुए हैं गलत हुए हैं। जनता अपनी मिजाज छोड़ देती है। जनता का मिजाज जो समझ में आ रहा है, इन 16 सीटों के लिए भारतीय जनता पार्टी और उसका अलायंस एनडीए अपोजिशन से बहुत आगे है। आप खाली एक सिंपल सी बात सोच लें, 8 सीटों के पहले चरण में प्राइम मिनिस्टर 2 रैली कर चुके हैं, चीफ मिनिस्टर 17 जगह पब्लिक को एड्रेस कर चुके हैं, डिप्टी सीएम लगे हैं, पूरा संगठन लगा है। अपोजिशन के किसी एक चेहरे का नाम बता दीजिए।
आपने किसके किसके हाल पे छोड़ दिया है उनको, अपने कैंडिडेट्स को? आपके कैंडिडेट्स इतने मजबूत हैं और आपका जो गणित किताब में लिखा हुआ है पीडीए या फलाना या जाति कैलकुलेशन, उसको आप सही मान के चल रहे हैं तो परिणाम आपको वैसे ही मिलेंगे जैसे आपको 19 और 14 में मिले हैं। थैंक यू हेमंत जी। परिस्थिति भी जी। जो वहां की है ऐसी ही है। विजय जी इतना खुल के बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप नहीं, आप तो बिंदास बोलने के लिए जाने। अब मैं 10-20 सेकंड देता हूँ समीर सिंह को, आपको भी समय दूंगा, अपनी बारे में बोलना। गो अहेड प्लीज। देखिए ब्रजेश जी, रूलिंग पार्टी। थैंक यू हेमंत जी, थैंक यू। मैं इनको दूंगा, नहीं करेंगे ना पहले हम बोल लेते ना, बात तो वही है। मैं दे दूंगा ना, ऐसा कौन सा? मुझे डिसाइड करने दो कौन बोलेगा। सवाल कर देंगे वो। अच्छा ठीक है, चलो बोलो 20 सेकंड। देखिए हेमंत कितना अच्छा तिवारी खिलाड़ी है, देखो आपको मैं मौका हेमंत दिए। जी की बात भी कह दे रहा हूँ, 80-90 की स्पीड बताई हेमंत जी। जनता वहां की 150 की सवाल तो इनसे था, हेमंत जी बीच में कहां से आ गए? बीजेपी को हराने जा रही है। आज सभी वोटर साइलेंट बैठा है, क्यों? बताते हैं कि रैली कर रहे हैं। आप बताइए प्रधानमंत्री जी अभी तक ये नहीं बता पाए कि वो इस जो सरकार 2024 में बनेगी क्या देंगे युवाओं को। धन्यवाद, आपका समय समाप्त। अगला 20 सेकंड प्रधानमंत्री ना कोऑपरेट। प्रधानमंत्री आप इतना सहयोग करो, आप सहयोग करो, आप के नाम पर गौचंदा लेने आप इतना शांत हो जाओ। का चंदा आपने अब एक 1 by 1 प्लीज, बीच में मत बोलो। पैसा नहीं, रुक जाओ। आप मैं दूंगा जी। जो मलिक जी ने सवाल किया है वो जायज सवाल था। सवाल इस नाते जायज था, मैं बता रहा हूं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, रामाला की क्षमता चौधरी चरण सिंह के जन्मभूमि की शुगर मिल है, अखिलेश यादव ने बढ़ाया क्या? नहीं बढ़ाया। 500 करोड़ रुपया देके योगी आदित्यनाथ जी ने बढ़ाया। भारत रत्न किसने दिया? चौधरी साहब को। थैंक यू सर। निश्चित रूप से चौधरी 10 साहब सेकंड की विरासत 10 सेकंड सर, आपका टाइम हो गया। थैंक यू। अरे आज बहुत टाइट डिबेट है। 10 सेकंड सर। किसानों के साथ काम किया, किसानों के लिए काम किया। पश्चिम में बड़ी तेजी से आवाज आ रही है कि मुख्यमंत्री से बैर नहीं और भाजपा की खैर नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। आज डिबेट भी अपनी समय सीमा को पार कर चुकी है, मैंने अधिक समय तक डिबेट कर ली। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।